दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज एक निर्णय आया है, कन्विक्शन को निलंबित नहीं किया गया है। ये सभी जो मूलभूत आधार हैं कानून के इस क्षेत्र के, उनके अनुसार ये गलत है। एक गलत निर्णय को अफर्म किया गया है, वो गलत है। हमारे पास जितने भी कानूनी विकल्प हैं, प्राथमिक जिसमें है उच्च न्यायालय की तरफ जाना, उसके अधिकार क्षेत्र का हम उपयोग करेंगे, निकट भविष्य में करेंगे। इसमें तिथि देना आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारे सभी अधिकार क्षेत्र जल्द से जल्द इस्तेमाल किए जाएंगे। आप जानते हैं कि हमारे जो संवैधानिक न्यायालय हैं, जो उच्च न्यायालय भी आता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय भी आता है, उनके पास व्यापक ऐसे पावर्स हैं जिनके अंतर्गत ये जो गलत कारणों से गलत कानूनी आधार पर दो निर्णय आए हैं, उनको चुनौती दी जाएगी। और हमें आशा और विश्वास है कि जल्द से जल्द ये सही की जाएगी, गलती को ठीक किया जाएगा न्यायिक कानूनी रूप से। जहां तक श्री राहुल गांधी जी के वक्तव्य का सवाल है, सब जानते हैं कि वो एक लाइन किस संदर्भ, किस परिप्रेक्ष्य में कही गई थी, किस प्रकार से उसको तोड़ फोड़ कर एक नई आयाम दिया गया है, जो बिल्कुल सीधा देखने पे भी झूठा और बेमानी दिखता है। जो कारण दिए गए हैं इस निर्णय में, वो बिल्कुल संदिग्ध हैं, गलत हैं, कानूनी रूप से मैं कह रहा हूं। और जो बार बार ओबीसी के विषय में टिप्पणियां की जा रही हैं, उनका उल्टा असर अब हो रहा है। सभी लोग समझते हैं कि ओबीसी समुदाय के लोगों ने ये समझ लिया है कि मोदी जी और सत्तारूढ़ बीजेपी किस प्रकार से उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके नाम को भुनाने का प्रयत्न कर रहे हैं राजनीतिक रूप से। दो वर्ष का मैक्सिमम दंड देना, जो कभी सुना नहीं गया, कभी हुआ नहीं मानहानि के क्षेत्र में। कन्विक्शन ही नहीं होता है क्रिमिनल, लेकिन अगर होता है तो 3 या 5 महीने से ज्यादा कभी सुना नहीं गया, उसको सेशंस कोर्ट द्वारा सही मानना बिल्कुल गलत है। इससे अगर कोई भी समझता है कि राहुल गांधी की आवाज रुकेगी, झुकेगी, साइलेंट होगी, तो वो न राहुल गांधी को जानते हैं, न कांग्रेस को समझते हैं। राहुल गांधी स्पष्ट और सही रूप से बोलते हैं। वो लोगों के, जनता जनार्दन के न्यायालय में, उनके दरबार में बोलते हैं। और उन्होंने कोई गलत न कहा है, न कहेंगे, लेकिन अपनी आवाज पुरजोर तरीके से सबके सामने रखेंगे। उनके पीछे पड़ना, उनको कभी ट्रोल करना, उनके संसद में बोलने से पहले प्री कंडीशंस रखना, संसद को सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा अवरुद्ध करना, उनकी सदस्यता पे प्रश्न चिन्ह लगाना, उनको प्रिविलेजेस कमेटी से डराना धमकाना, इस किसी से कुछ फर्क न पड़ा है, न पड़ेगा, न राहुल गांधी को, न कांग्रेस पार्टी को। जो उनके कानूनी अधिकार क्षेत्र हैं, संवैधानिक अधिकार क्षेत्र हैं, उन सब का वो प्रयोग करते रहेंगे। और इस जरिए जो चिंता दिखा रहे हैं माननीय मोदी जी, बीजेपी सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी, वो सिर्फ एक चीज दिखा रहे हैं, वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, घबराहट और बौखलाहट व्यक्त कर रहे हैं इस प्रकार के हथकंडों से। न कि राहुल गांधी के जनहित में पूछे गए इतने सारे अलग अलग प्रश्नों का उत्तर देना, भ्रष्टाचार से संबंधित बहुत पैनी दृष्टि से पूछे गए प्रश्न इत्यादि। अब मैं 2-4 मिनट लूंगा आपके साथ में, तकनीकी नहीं होना चाहता, लेकिन आपको एक छोटा सा एक झांकी देना चाहता हूं कि
किस प्रकार से पढ़ने दिखने में भी ये निर्णय गलत लगता है जो आज आया है। और मैं जानता हूं कि मैं जनता से बात कर रहा हूं, आपके जरिए जर्नलिस्ट से बात कर रहा हूं, मैं कोई कानून की बहस नहीं कर रहा, लेकिन जब निर्णय आता है तो निर्णय में आवश्यक हो जाता है कि कुछ तो कुछ डिटेल में जाया जाए। अगर आप कुछ 3-4 पैरास देखें शुरू के, तो विचित्रता इस केस में एक बड़ी अजीब है। केस के बाद केस, यानी पुराने निर्णय लिखे गए हैं, साइट किए गए हैं, जो पढ़ने से भी मालूम पड़ता है कि गलत साइट किए गए हैं, जो लागू नहीं होते या लागू हमारे पक्ष में होते हैं, यानी राहुल गांधी के पक्ष में, या अनुपयुक्त हैं, उनका दुरुपयोग या इस्तेमाल किया गया है निर्णय पे आने के लिए। मैं उदाहरण दूं कुछ आपको। एक पन्ने 4 पे, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, केस साइट किया गया है और इन सब केसेस में सिलेक्टिवली, आंशिक रूप से कोटेशन दिए गए हैं, व्यापकता नहीं देखी गई है। एक सरीन का केस उच्चतम न्यायालय का साइट किया है माननीय न्यायाधीश जिनका निर्णय आज आया है, और उसमें ये लिखा है, इफ सो द लीगल पोजीशन कैन बी लेड डाउन दैट व्हेन कन्विक्शन इज ऑन अ करप्शन चार्ज अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट द कोर्ट शुड नॉट सस्पेंड द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन। अब ये अंडरलाइन किया गया है ये माननीय सेशंस जज द्वारा अंडरलाइन किया गया है, सिर्फ इन्हीं हिस्सों पे रिलाई किया गया है। क्या ये करप्शन चार्ज का केस था? राहुल गांधी करप्शन चार्ज पे संदिग्ध हैं या अभियुक्त हैं? दूसरा उदाहरण दिया नवजोत सिंह सिद्धू का। याद रहे, वैसे नवजोत सिंह सिद्धू के केस में मर्डर चार्ज था या मैनस्लॉटर चार्ज था, उसको अंडरलाइन किया गया। मैं सिर्फ अंडरलाइन पोर्शन पढ़ रहा हूं निर्णय के, और ये अंडरलाइनिंग मेरी नहीं, प्रिंटर की नहीं, माननीय न्यायाधीश की है। दूसरा, जब आप नवजोत सिंह सिद्धू का साइट करते हैं अंडरलाइन करके, तो ये सेंटेंस जो आपने अंडरलाइन किया है क्या कहता है? बट द पर्सन सीकिंग स्टे ऑफ कन्विक्शन should specifically draw the attention of the appellate court to the consequences that may arise if the conviction is not stayed. राहुल गांधी ने क्या किया था? यही तो बताया था कि परिणाम कितने सीरियस हैं कि मेरे को जो मानव अधिकार है पार्लियामेंट के अंदर बोलने का या रहने का, वो निलंबित हो जाएगा। और याद रहे कि यही कॉन्सिक्वेंसेज एक मर्डर चार्ज में 2007 में माननीय सिद्धू साहब ने उच्चतम न्यायालय को बताया, उन्होंने सस्पेंड कर दिया कन्विक्शन मर्डर चार्ज में। इसको साइट करते हैं माननीय न्यायाधीश, अंडरलाइन करते हैं, लेकिन मेरे विरुद्ध लागू करते हैं। यह आपको पारदर्शी लिखित रूप से आम आदमी को समझने वाली गलतियां बता रहा हूं, मैं कोई कानूनी दलील नहीं कर रहा। तीसरा केस साइट किया है रविकांत पाटिल का, अंडरलाइन किया है, वही कहा है, शुड ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अपीलेट कोर्ट टू द कॉन्सिक्वेंसेस दैट मे अराइज इफ कन्विक्शन इज नॉट स्टेड। ये इसलिए लिखा जाता है सेंटेंस कि जहां पर कोई आदमी निलंबित हो जाए, सस्पेंड हो जाए असेंबली से या पार्लियामेंट से, तो ये परिणाम आप लाइए सामने, हम सस्पेंड कर देंगे कन्विक्शन। इसको साइड किया गया मेरे विरुद्ध। ये तो मजाकिया गलती होगी और इसको हम उच्च न्यायालय में बिल्कुल सामने रखेंगे। एक चौथा केस श्याम नारायण पांडे साइड किया गया, आपके पन्ने 6 में होना चाहिए अगर आपके पास कॉपी है तो। उसमें लिखा है, similar, if the convict is involved in crimes which are so outrageous, then it would have serious impact on the public perception of the integrity of the institution, then it should not be stayed. क्रिमिनल मानहानि so outrageous, इसको तो टेररिज्म जैसी बात कर रहे हैं या खून खराबे की बात कर रहे हैं। मानहानि का चार्ज है जो अभी मानहानि के लेवल पे है। इस प्रकार के कई ऐसे और उदाहरण हैं जो दिखाता है कि प्राथमिक सिर्फ देखने से भी निर्णय संदिग्ध है, गलत है कानूनी रूप से, जिसका आधार नहीं है। 3 और जगह, एक उसका उदाहरण है पृष्ठ नंबर 10 पे और एक अंत में वापस बार बार इस न्यायालय ने, इनके माननीय न्यायाधीश ने कहा है कि appellant has insulted and humiliated Mr. Modi, the Prime Minister. And then he said, and other 13 crore members of the Modi community. तीनों जगह ये बड़ा स्पष्ट है, मैं कोट कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, ये बड़ा स्पष्ट है कि उनका पूरा निर्णय इस बात से एक ओवरशैडो हो गया है या ज्यादा प्रभावित हो गया या दुष्प्रभावित हो गया है कि माननीय मोदी जी डिफेम हुए। लेकिन वो बात भूल गए जनाब, मोदी जी तो कंप्लेनेंट ही नहीं है,
हाँ, अगर आप कहते हैं कि हर उनमें से जो 13 करोड़ मोदी से उन्होंने लिखा है उसमें से कोई भी आके ये याचिका डाल सकता है तो वो बात दूसरी है, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा है, ये भी पढ़िए दूसरी जगह जहां कहा है उन्होंने, पैरा 5 रोमन 5 एट पेज 12, made derogatory remarks against the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi in general public and further compared the persons having Modi surname. So clearly, unfortunately, he is influenced by the high office of the Honorable Prime Minister, forgetting that the Honorable Prime Minister is not the complainant. As a matter of fact, one of the important points is in defamation law that only the person directly affected can maintain. Now, it's a moot question of arguments that the other members of the Modi community can and cannot or to what extent can maintain. वो हम आर्ग्यू करेंगे, लेकिन मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं इस निर्णय का। पहले 10 निर्णय साइट करना, उनके गलत पोर्शंस पर रिलाय करना, ये सजेस्ट करना कि हमने कॉन्सिक्वेंसेस आर्ग्यू नहीं किए, ये नहीं देखना कि वो सब उदाहरण ऐसे केसेस के हैं जो इससे बहुत ज्यादा सीरियस थे और हमारे डेफर्मेशन केस में अप्लाई करना। जो 202 जुरिस्डिक्शन की बात आपको याद है मैंने पहले की थी कि अगर कोलार में ये चीज हुई है और गुजरात पहुंच जाए कोई आदमी याचिका लेके, तो 202 प्रावधान में आपको पहले प्राथमिक रूप से थ्रेशोल्ड में शुरुआत में ये देखना पड़ता है कि क्या वहां पर अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन है कि नहीं। उस पर पूरा एक सेक्शन लिखा है, लेकिन ये नहीं कहा कि भाई मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर जो हमने चुनौती दी है सेशंस कोर्ट में, उन्होंने कहां डील किया इसके साथ, या उनका इसके साथ डील करना सही है या गलत है, ये कहीं नहीं बता पाए हैं। ये पूरा 3-4 पन्नों पे उन्होंने डील किया है, यानी सेशंस कोर्ट ने, माननीय न्यायाधीश ने, लेकिन ये नहीं बता पाए कि किस प्रकार से ये जस्टिफाई होता है कि कोलार से जो गुजरात की यात्रा है उसको उन्होंने 202 को अप्लाई करे, लागू किए बिना कैसे निर्णित किया। अंत में मैं जो पैरा 12 है उसके अंत का पोर्शन पढ़ देता हूं, अपनी बात खत्म करता हूं हिंदी में। Based on the above discussion, I hold that the learned counsel for the appellant has failed in demonstrating that by not staying the conviction and denying an opportunity to contest the election on account of disqualification, an irreversible and irrevocable damage is likely to be caused. अब ये बताएं मुझे, मैं जानना चाहूंगा, मैं एजुकेट होना चाहूंगा कि किसी भी एमपी एमएलए इससे ज्यादा क्या बता सकता है कि मेरे जो दिन निकल गए पार्लियामेंट के, संसद के, उनको आप वापस नहीं दे सकते। इर्रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, इर्रिवोकेबल का मतलब क्या होता है, और क्या दिखा सकता है कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन्होंने जो लिखा है यहां पर, बाय नॉट स्टेइंग कन्विक्शन एंड डिनाइंग एन अपॉर्चुनिटी, इर्रिवोकेबल एंड इर्रिवर्सिबल डैमेज इज लाइकली टू बी कॉज्ड। दैट इज द होल केस ऑफ राहुल गांधी फॉर स्टे ऑफ कन्विक्शन। बाद में आप कन्विक्ट करिए ना, फाइनल में हियरिंग में कन्विक्ट करिए, लेकिन जब तक ये लंबित है तब तक स्टे करें। इससे ज्यादा क्या ज्यादा प्रभावशाली कारण हो सकता है, जिसको 3 सेंटेंसेस 6 लाइन में 12 नंबर पैरा में एक डिसमिस कर दिया है। ये सब, इसके अलावा बहुत सारे और गलतियां हैं जिनको चुनौती बहुत जल्द से जल्द दी जाएगी। फ्रेंड्स, आई विल बी वेरी ब्रीफ, यू हर्ड मी इन हिंदी। द पॉइंट इज सिंपल in that a most unfortunate and unsustainable legal decision of the magistrate has been upheld in a even more unsustainable and erroneous judgment of the Sessions Court given today. The conviction has been upheld contrary to all basic and elementary principles of law, some of which I will briefly mention. But before that, let me assure you that the judgment will be challenged in accordance with law in the very near future. I am not required to give deadlines and dates. It will be challenged in the Honorable High Court. We are confident that superior courts with constitutional power of judicial review, namely the High Court and the Supreme Court, have the power and will set right these legal errors found in these 2 judgments. We are clear that the judgment is devoid of valid, sustainable legal reasoning. The 1 sentence, 1 line remark of Rahul Gandhi in a 2.5 odd page speech has been from inception distorted completely out of recognition to serve the narrow ends of motivated complainants
that has been hardly interpreted in the Sessions Court judgment, and what little has been said is a complete distortion, legally erroneous. The BJP's speed and zeal to act after the original magistrate order depicts their lightning speed when they are motivated by political animosity, from house taking to electricity connection, disconnection, to notices, etc., etc. Their completely misleading and misplaced statements about the OBC community have backfired on them, and the whole community and the whole of India now sees the BJP as misutilizing and encashing the entire OBC community for narrow, cheap political gains. Friends, the voice of Rahul Gandhi is not to be silenced in the manner that the BJP thinks it can do. The BJP has been, in a sense, from Mr. Modi downwards to the government, to the ruling party, captured in a fear psychosis, if I may say so. They have unleashed lakhs of trolls and trollers against Rahul Gandhi. They have the remarkable, unprecedented principle that unless you apologize, we will not allow you to speak in parliament. They have the even more unprecedented principle of the ruling party disrupting parliament. They sometimes threaten you with privilege notices, sometimes with suspension, but they do not know the stuff Rahul Gandhi is made of. They do not know the resilience of the Congress. His voice will not be silenced because he speaks to the court of the people first and foremost. He doesn't speak anything which is remotely defamatory in this case, but he will continue to speak fearlessly in the court of the people. And clearly these pressure tactics, from defamation to privileges to not speaking in parliament to suspension, etc., etc., are intended to silence his strong, fearless voice on issues of governance, rather misgovernance, on issues of corruption, on issues of Adani Gate, etc., which my colleague has been raising continuously for several months. Friends, may I end, without wanting to sound technical, with a few examples which ex facie, on the face of it, not meaning to talk to a legal audience, to the whole world shows how unsustainable the judgment which has come today is. The first 7-8 pages are only quotations from judgments, Supreme Court judgments mostly, underlined by the learned judge. The amazing part is that these are inapposite judgments, selectively underlined, in respect of either offences which are nothing to do or similar to offences in my case, or actually directly supporting my stand. They are underlined and used to dismiss my appeal, whereas a bare reading of those precedents, judicial precedent, shows that they are entirely in the favor of the point I am making. I'll give you a few examples. A case is cited called Sareen's case, where the quote-unquote para is, if so, and the para underlined by the judge, to say why suspension of conviction should happen in the rarest case. When? He underlines this portion. If so, the legal position can be laid down that when conviction is on a corruption charge against a public servant, the appellate court or the revisional court should not suspend the order of conviction. I'm surprised that the learned judge did not find out that we are talking of criminal defamation, not a corruption charge, till the date of the judgment today. The next case cited is Navjot Singh Sidhu, which is the para is, but the person seeking stay of conviction should specifically draw the attention of the appellate court to the consequences that may arise if the conviction is not stayed. What did Sidhu do, sir? This is the portion underlined by you. Sidhu A was facing and under trial and partly convicted for a manslaughter charge, oblique murder charge, being asked to be converted to a murder charge. Murder. He was given a suspension of conviction. And what are the consequences he cited? He cited my MPship will be suspended. I'll be disqualified. What is Rahul Gandhi citing? Is it because his name is Rahul Gandhi? Why this difference in approach? Then the case cited is Ravikant Patil, same sentence,
should draw the attention of the appellate court to the consequences that may arise if the conviction is not stayed. What other major or bigger consequence can an MP or MLA draw the attention of the appellate court to than the fact that he'll be disqualified? There is nothing else available or possible. But the learned judge underlines this and suggests as if there should have been some extra consequence which he should have told before I can suspend the conviction. Another case cited is Shyam Narayan Pandey, where the para underlined by the learned judge is, similar is the case with offences involving moral turpitude if the convict is involved in crimes which are so outrageous that it will shock the conscience, serious impact on public perception if the conviction is stayed, etc., etc. Does this fall in that category? I have got 6 or 7 such examples. I am not repeating them. The second part of the judgment in 3 paras repeatedly mentions that it is an outrageous defamation because Honorable Prime Minister Modi has been defamed, and then adds, along with that 13 crore members of the Modi community. Now the second part will be contested in appeal. That's a false, distorted, wrong interpretation. But the first part is clearly actuated by excessive reliance on the alleged defamation of a sitting Honorable Prime Minister, a very high exalted office. It's repeated 3 times by the learned judge, but forgetting that the Honorable Prime Minister is not the complainant. In defamation law, a condition precedent is that the aggrieved party must be the complainant. Here, the second issue, which will be debated, is whether any member of the community is equally aggrieved. Let's forget that. But certainly the judgment proceeds 3 places with an underlining of the fact that it's the Prime Minister who's defamed. Well, sorry, sir, the Prime Minister never complained. He never filed a petition. Lastly, the very last para, again, if I may say so, shows complete lack of application of mind and therefore erroneous and a fallacious judgment. It's a repetition of the same error where in the last para 12, the learned judge says, the appellant, that is Rahul Gandhi, has failed in demonstrating that by not staying the conviction and denying an opportunity to contest the election on account of disqualification under Section 8(3), an irreversible and irrevocable damage is likely to be caused to the appellant. But what else can Rahul Gandhi show? Every appellant doesn't have that ground. He can only show that one session of parliament with many days left, he's had to forego. If you don't stay it, he'll have to forego the next session. His right as an MP is a valuable constitutional or at least a statutory right. His right to speak, vote, engage in discourse is a valuable right. This can't be affected. That's what he's been showing. That's what he's been arguing. So what else does the judgment want us to do? This is the legal test which the judgment is quoting, underlining. And that test, having been rightly quoted, is applied against Rahul Gandhi, whereas on all 4s it applies in his favor.